सो ही गाइस, नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार निखिल दीक्षित टॉक में स्वागत है। सो दोस्त, आज मैं जो आप सभी के लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो हमारा है मेटल एंड नॉन मेटल। इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 1 में आप सभी को मेटल के बारे में हर एक जानकारी, मैंने छोटी से लेकर बड़ी जानकारी आपको पार्ट नंबर 1 में दे रखी है ऑलरेडी। और उस पार्ट नंबर 1 में मैंने आप सभी को फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल कि मेटल और नॉन मेटल की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सारी चीज़ें मैंने पार्ट नंबर 1 में डिस्कस की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्त, वो आज का रहने वाला है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो इस पार्ट नंबर 2 में मैं आज आप सभी को कराऊंगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मेटल्स की या नॉन मेटल्स की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और मेटल्स जो होते हैं वो किसके साथ रिएक्शन करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ इस वीडियो के माध्यम से आज मालूम होने वाली है। तो आपको हमारे साथ बस अंत तक बने रहना है। इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 1 में आप सभी को ये चीज़ें बता रखी थी दोस्त। अगर आपने हमारा अभी पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पे जाके आप पार्ट नंबर 1 पहले कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद ही इस पे आइएगा। क्योंकि जब आप पार्ट 1 कंप्लीट कर लेंगे तो आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल यानी धातु और अधातु के बारे में बेसिक सी छोटी छोटी जानकारी आपको हो जाएगी, तो आपको इधर भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी को बताऊंगा कि मेटल और नॉन मेटल की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो चलिए भैया, शुरुआत करते हैं, हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल से संबंधित है। आज मैं आप सभी को बताऊंगा भैया केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटल्स की एंड नॉन मेटल्स की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आपको हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहना है। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कि भैया मेटल की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उन सभी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ। तो आपको हमारे साथ बने रहना अंत तक, क्योंकि जब भी आप अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे दोस्तों, तभी आपको हर एक चीज़ यहाँ पे बढ़िया से विधिवत रूप से हर एक चीज़ समझ में आने वाली है। तो इससे पहले मैं वीडियो के टॉपिक को शुरू करने से पहले दोस्त, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी हमारे द्वारा यहाँ पे वीडियो अपलोड की जाती है अपने चैनल पर, तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आसानी से आप अपना चैप्टर भी पूरा कर लें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कि भैया मेटल्स की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। मैंने पार्ट नंबर 1 में डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आज का जो टॉपिक है वो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से संबंधित है। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा पॉइंट नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ आयंस एंड बैलेंसी। अब यहाँ पे जो मैंने हेडिंग आपके सामने लिखी है, इसके बारे में आपको समझना है कि भैया होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आयंस एंड बैलेंसी क्या होती है। तो मैंने कल ही आपको पार्ट नंबर 1 में बताया था कि जो मेटल्स होते हैं दोस्त, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो मेटल्स जो होते हैं भैया वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की प्रॉपर्टी किसके पास होती है, मेटल्स के पास होती है। तो मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, यानी किसी दूसरे को दे देते हैं। ये चीज़ आपको कल ही मैंने पार्ट नंबर 1 में डिस्कस की थी। तो जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लेता हूँ, जैसे जस्ट लाइक मैं सोडियम लेता हूँ। सबसे पहले सोडियम का सिंबल होता है Na, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। 11 इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, यानी कह सकते हैं परमाणु संख्या इसकी 11 होती है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 होगा। यानी आखिरी या बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से एक चीज आपको समझना है सॉरी,
आखिरी बैलेंस सेल में आपको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नजर आ रहा है। इससे पहले अगर हम आते हैं तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। यानी यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि भैया जो मेटल्स होते हैं उनका ऑक्टेट ऑलरेडी यहाँ पे सोडियम का कंप्लीट है। जब इस सोडियम का ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है, यानी सोडियम की जो कक्षा है वो पहले से ही फिल है, तो यहाँ पे इस सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फालतू है। यानी सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देगा, वो इस किसी दूसरे को दे देगा ताकि दूसरे का भी काम चल जाए। तो मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जैसे मान लीजिएगा मैंने लिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। क्या होता है भैया? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, यानी परमाणु संख्या होती है 12। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2, यानी इसकी बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फालतू है। इसकी बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फालतू हैं? तो इसकी बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फालतू हैं। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी बढ़िया तरीके से। तो यहां से आपको समझना भैया, जो मैग्नीशियम है, यहाँ पे देखिएगा मैग्नीशियम की जो बैलेंस सेल है, यानी जो मैग्नीशियम की बैलेंस सेल है, वहां पे इलेक्ट्रॉन कितने फालतू नजर आ रहे हैं आपको? 2 इलेक्ट्रॉन फालतू नजर आ रहे हैं। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इससे पहले देखिएगा यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि भैया मैग्नीशियम का ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है। मैग्नीशियम का ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है। तो ये जो मैग्नीशियम के आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये मैग्नीशियम के वो इलेक्ट्रॉन है जो फालतू हैं। यानी मैग्नीशियम किसी दूसरे को ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है भैया? दे देता है। यानी मेटल्स की प्रॉपर्टी ही होती है भैया कि मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इतनी चीज बढ़िया से आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब जैसे मान लीजिएगा कि मैंने मैग्नीशियम यहाँ पे लिखा। अब मैग्नीशियम के आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फालतू हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन फालतू हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 प्लस चार्ज लगा दिया। ये 2 प्लस चार्ज मैंने लगा दिया, इन्हीं को हम बोलते हैं आयंस। क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं दोस्त। तो आपको फॉर्मेशन ऑफ आयंस भी क्लियर हो गए होंगे। और अब हम आपको बताएंगे कि बैलेंसी क्या होती है। क्या होती है भैया? बैलेंसी। यहां पे आपको समझना है बैलेंसी क्या होती है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर मेटल के केस में बात करें, तो मेटल के केस में अगर हम बैलेंसी के बारे में बात करें तो भैया याद रखिएगा, जो मेटल होते हैं, जैसे मान लीजिएगा मैंने सोडियम लिया, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अगर हम, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 होगा। यानी बैलेंस सेल, यानी आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। जब आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो आपको बता देना है कि सोडियम की बैलेंसी कितनी होगी। सोडियम की बैलेंसी भी हमारी 1 ही होगी। सोडियम की बैलेंसी हमारी कितनी होगी? 1 होगी। तो याद रखिएगा, बैलेंसी का केस जब भी आए, आपसे मेटल की, किसी भी मेटल की बैलेंसी आपसे पूछा जा रहा है, तो उसके आखिरी सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वही उसकी बैलेंसी हो जाती है, वही उस मेटल की बैलेंसी हो जाती है। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं इसको रब करता हूं भैया, उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट पे बढ़ जाएंगे। अब आज का जो हमारा अगला पॉइंट है, वो पॉइंट है दोस्त की मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कैसे होती है और क्या प्रोसेस रहता है। ये सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है अंत तक। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, यानी मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कैसे होती है, यानी रिएक्शन कैसे होती है और क्या बनता है। ये सारी चीजें आपको भी मालूम होंगी कुछ ही समय के अंदर अंदर। अब समझिएगा गौर से, मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, यानी जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं। तो आपको यहाँ पे समझना है दोस्त। जैसे मैंने यहाँ लिखा मेटल, अभी मैं किसी भी मेटल का नाम नहीं लिखूंगा, बस आपको पहले समझाऊंगा। मैंने यहाँ पे लिखा मेटल।
जब कभी भी मेटल भैया किसी भी ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, तब ये क्या बनाता है भैया, तब ये बनाता है हमारा मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे हीट भी निकलेगी। क्या निकलेगी, हीट भी यहाँ पे देखने को हमें मिलती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मान लीजिएगा कि मैं कोई भी मेटल ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया सोडियम। क्या ले लिया मैंने, सोडियम ले लिया। जब हम सोडियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, बताइएगा जरा। हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा NaO। NaO का मतलब क्या है, NaO का मतलब है कि सोडियम। ये देखिए Na का मतलब क्या है, Na का मतलब है सोडियम। और इस सोडियम के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ा है तो ये ऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा, ऑक्साइड बना देगा। तो इसका नाम क्या हो गया भैया, सोडियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या हो गया, सोडियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या हो गया, सोडियम ऑक्साइड। आपको एक चीज याद रखना, जब कभी भी मेटल किसी भी ऑक्सीजन के साथ, कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ जब भी जुड़ता है दोस्त, तब वो हमेशा ऑक्साइड ही बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्साइड ही बनाता है। तो मेरे पास यहाँ पे मैंने एक मेटल ले लिया जो है हमारा सोडियम। जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा दोस्त, तो अब ये क्या बना देगा, सोडियम ऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा, सोडियम ऑक्साइड बना देगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है गौर से। क्या चीज समझनी है, ये जो मैंने यहाँ पे रिएक्शन यहाँ पे बनाई है दोस्त, क्या ये बैलेंस है, बिल्कुल नहीं बैलेंस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको बैलेंस यहाँ पे करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए आपको एक प्यारी सी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है बीच में। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू यहाँ पे कितनी नजर आ रही, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 नजर आ रहे हैं आपको। ऑक्सीजन के साथ 2 नजर आ रहे हैं दोस्त। यहाँ पे सोडियम के पास कुछ भी नजर आ रहा है, सोडियम के पास कोई भी नंबर नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। जब सोडियम के पास कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 लगा सकते अपनी मर्जी से। अब यहाँ देखिएगा गौर से, यहाँ लिखा है NaO, NaO लिखा है, NaO लिखा है। अब यहाँ से आपको समझना है, यहाँ ऑक्सीजन के पास 2 हैं, यहाँ ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तब भैया यहाँ भी ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो क्या हम यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं यहाँ लगाएंगे, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे लगा देंगे ना तब ये गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ ना लगा के यहाँ पे हम 2 लगा लेंगे। जब यहाँ पे हमने 2 लगा दिया तो इसका मतलब क्या है, सोडियम के भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और ऑक्सीजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब हो गया कि हमारी बैलेंस जो हमारी इक्वेशन है और भी डिसबैलेंस हो गई। तो जब यहाँ पे मैंने शुरुआत में 2 लगा दिए तो इसका मतलब है कि सोडियम के भी 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ ऑक्सीजन के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, पर सोडियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सोडियम के पास भी हम 2 लगा देंगे। तो इससे हमारी क्या होगी, जो इक्वेशन है वो भी हमारी बैलेंस हो जाएगी। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी बढ़िया तरीके से, लाजवाब तरीके से। आपको हमारे साथ साथ ही नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि जब आप हमारे साथ साथ नोट करेंगे ना, तब आपको हर एक चीज बढ़िया से समझ आएगी। और यहाँ पे याद रखिएगा, हीट भी निकलती है। क्या निकलती है, हीट भी निकलती है, हीट भी निकलती है। ये चीज आपको जल्दी से नोट कर लेना है भैया, उसके बाद हम आगे अपने अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक चीज आपको और भी समझनी चाहिए भैया, जब मैं इसकी चर्चा कर ही रहा हूं तो यहाँ पे कुछ चीजें और भी आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए, मैंने सोडियम की रिएक्शन, यानी सोडियम की रिएक्शन मैंने ऑक्सीजन के साथ कराई, तब ये बना जाके सोडियम ऑक्साइड। यानी मैंने एक चीज आपको अभी इससे पहले ही बताई है कि जो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तब वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अपना ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ से एक चीज आपको और भी समझना है, ये सोडियम और ऑक्सीजन जुड़े कैसे, ये सोडियम और ऑक्सीजन जुड़े कैसे, ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे समझिएगा कि सोडियम ऑक्सीजन जुड़े कैसे। देखिए, सोडियम जो है ना, एक सोडियम हमने यहाँ ले लिया, दूसरा सोडियम हमने यहाँ ले लिया। अब सबको मालूम, बच्चे को मालूम है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, बिल्कुल होता है।
इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 होगा, यानी आखिरी यानी बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन फालतू है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, वो एक इलेक्ट्रॉन हमने कुछ इस तरह से यहाँ पे डिनोट कर लिया है। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी फालतू है तो इस सोडियम पे भी एक इलेक्ट्रॉन फालतू होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे मैंने ले लिया ऑक्सीजन को। क्या ले लिया भैया? ऑक्सीजन को। बच्चे बच्चे को मालूम है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है भैया। कितना होता है? 8 एटॉमिक नंबर होता है इसका। किसका 8 एटॉमिक नंबर होता है? सोडियम, ऑक्सीजन का। अगर हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,6। यानी यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई, यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो ऑक्सीजन है उसकी आखिरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। जब आखिरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की इसके पास कमी है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको कहीं से मिल जाएं तब ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। ये अपने ऑक्टेट को क्या कर लेगा? कंप्लीट कर लेगा। तो इसके पास भैया 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ऑक्सीजन की आखिरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे ऐसे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास पहले से ही है। अब एक इलेक्ट्रॉन ये वाला सोडियम इसको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला सोडियम इसको दे देगा। तो यहां से हमारा क्या बन के आ जाएगा भैया? यहां से हमारा बन के आ जाएगा Na2O। Na2O, Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड। यहां से हमारा सोडियम ऑक्साइड बन के तैयार हो चुका है। आपके सामने देखिएगा गौर से। अब हम चर्चा भैया करेंगे कि भैया कि जो हमारा अभी मैंने चर्चा की आपके सामने सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे करता। अब हम चर्चा करेंगे लिथियम है और हमारा पोटेशियम है, ये सारे के सारे कैसे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, ये भी आपको बताएंगे। अब हम बात करेंगे लिथियम की और किसकी? पोटेशियम की बात करेंगे। यानी Li का मतलब लिथियम है, Li का मतलब लिथियम, लिथियम, और K का मतलब पोटेशियम। यानी पोटेशियम का सिंबल क्या होता है भैया? पोटेशियम का सिंबल होता है K। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है भैया? पोटेशियम का सिंबल होता है K। अब आपको जब पोटेशियम का सिंबल के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि भैया जो हमारा पोटेशियम होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। यानी पोटेशियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये आपको बताना है हमें। ये आपको कमेंट सेक्शन में हमें जवाब देना है भैया। अब यहाँ पे समझिएगा, देखिए लिथियम भी हमारा मेटल, पोटेशियम भी हमारा मेटल, बिल्कुल है भैया। अभी मैंने बताया कि मेटल जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ जब भी अभिक्रिया करेंगे, यानी ऑक्सीजन के साथ जब भी ये रिएक्शन करेंगे तो ये मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, इसके साथ साथ हीट भी रिलीज होगी। अब यहां से समझिएगा, ये पोटेशियम है, जब ये पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना देगा बताइएगा आप लोग? ये क्या बनाएगा भैया? जब ये पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तब ये बनाएगा भैया, क्या बनाएगा बताइएगा जरा? तब ये बना देगा KO2। क्या बना देगा? KO2 बना देगा। क्या बना देगा? KO2। यानी जब ये ऑक्सीजन के साथ अब रिएक्शन करेगा तब ये बना देगा KO2 और इसके साथ साथ हीट भी क्या होगी? रिलीज होगी। हीट भी रिलीज होगी। हीट भी क्या होगी भैया? रिलीज होगी। कल ही मैंने आपको बताया था सोडियम भैया इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो हमारा सोडियम होता है वो इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि अगर उसको हम खुले में रख दें तो इतनी जल्दी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है कि वो क्या कर देता है भैया? फायर कर देता है, यानी आग लग जाती है अचानक से जल्दी से आग लग जाती है। इसीलिए हम सोडियम जो होता है ना, उस सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि आग न लगने पाए, क्योंकि जब अभी हम सोडियम को खुले में छोड़ देंगे ना तो आसानी से वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेगा और ऑक्सीजन के साथ जैसे ही उसने रिएक्शन की ना तो आग लगा देगा। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए।
अब ये जो KO2 है ना, इसका नाम बताइएगा जरा, आप लोगों से पूछ रहे हैं हम। तो इसका नाम है भैया पोटेशियम, इसका नाम है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड इसका नाम है। और इन भाई साहब का नाम क्या है? इसका नाम है ऑक्सीजन। और इसका तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, पोटेशियम है इसका नाम। इसका नाम मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि भैया इसका नाम क्या है? पोटेशियम है। तो इतनी चीज आपको लाजवाब तरीके से बढ़िया से क्लियर हो चुका होगा। अब हम रिएक्शन कराएंगे लिथियम की किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे। जब लिथियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनाएगा? Li लिथियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? लिथियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा भैया? लिथियम ऑक्साइड बनाएगा। अब ये जो लिथियम ऑक्साइड बनेगा, ये याद रखिएगा, लिथियम ऑक्साइड ये सॉलिड स्टेट में रहेगा। क्या रहेगा? सॉलिड स्टेट में रहेगा। इसका नाम क्या है भैया? लिथियम ऑक्साइड। क्या नाम है? लिथियम ऑक्साइड इसका नाम है। लिथियम ऑक्साइड इसका क्या है? इसका नाम है। ये चीज आपको ध्यानपूर्वक लिख लेनी है और समझनी भी है हमारे साथ साथ। लिखनी भी है आपको और समझनी भी है। लिखनी भी है और क्या करना है? समझनी भी है हमारे साथ साथ। अब यहां पे आपको एक चीज समझनी है भैया। क्या चीज समझनी है? यहां से आपको एक चीज समझनी है। देखिए, मैंने अभी एक रिएक्शन बनाई, मैंने लिथियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई, तब ये बना क्या भैया? ये बना हमारा लिथियम ऑक्साइड बना। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि भैया क्या ये बैलेंस है? क्या ये बैलेंस आपको नजर आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है। क्यों नहीं नजर आ रही? क्योंकि देखिए, यहाँ इस साइड में ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 है। यानी ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन अकेला है। जब यहाँ पे ऑक्सीजन अकेला है, अगर मैं Li के पहले 2 लगा दूं, अगर Li के पहले 2 लगा दूं तो ऑक्सीजन के भी 2 हो जाएंगे और यहाँ लिथियम के तो पहले से ही 2 हैं, तो लिथियम के कितने हो जाएंगे? टोटल 4 हो जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं 2 लगा देता हूं तो लिथियम के 2 × 2 यानी 4 हो जाएंगे और ऑक्सीजन के भी यहाँ पे 2 हो जाएंगे। तो जब यहाँ पे लिथियम के 4 हो जाएंगे तो 4 यहाँ भी हमें लिथियम के साथ लगाना पड़ेगा। 4 यहाँ भी हमें लिथियम के साथ क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। अब जो हमारी इक्वेशन है वो पूरी तरह से क्या है? बैलेंस है। हमें आशा और उम्मीद है कि चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। जल्दी से आपको नोट कर लेना है, उसके बाद हम अपने आगे बढ़ेंगे भैया। अब हम किस और भी मेटल्स के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम थोड़ी सी चीजें आपको मैग्नीशियम के बारे में भी बता देते हैं, जिससे आपको और भी मजा आएगा। भी मैग्नीशियम के बारे में भी बताते हैं आपको। मैग्नीशियम का सिंबल भैया क्या होता है? तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। अगर Mg ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, Mg अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाएगा भैया? MgO बनाएगा। क्या बनाएगा? MgO बनाएगा। क्या बनाएगा? MgO बनाएगा। अब एक चीज समझिएगा गौर से, क्या जो मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखी है आपके सामने, मैंने आपके सामने रिएक्शन जो लिखी है, क्या ये बैलेंस है? सबसे पहले आपको बैलेंस करना है। देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास अकेला है। तो मैं अगर इस MgO के पहले ही 2 लगा दूं तो यहाँ से हमें एक चीज क्लियर हो गई कि Mg के भी 2 हो गए और ऑक्सीजन के भी 2 हो गए। अब इधर Mg के 2 हो गए, अब इधर तो Mg का 1 ही है, तो यहाँ भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। तो ये बैलेंस हो चुकी है। अभी मैंने आपको बताया कि जब कभी भी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो भी ये ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ से हमारा, जब मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की तो मैग्नीशियम का तो नाम मैग्नीशियम होता ही है,
Mg किसका सिंबल होता है? मैग्नीशियम का सिंबल होता है। और अभी मैंने बताया कि जो मेटल्स होते हैं वो जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तब ये ऑक्साइड बनाते हैं, तो इन दोनों को मिला के इनका नाम क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ये हमारा, इसका नाम क्या भी है? इसका नाम है मैग्नीशियम। क्या नाम है इसका? मैग्नीशियम इसका नाम है। और इसका नाम बताइएगा जरा, इसका नाम ऑक्सीजन। अब यहाँ पे कुछ चीजें और भी समझना, याद रखेगा, जब भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है उसके बाद मैग्नीशियम जो होता है वो बर्न हो जाता है। क्या हो जाता है? बर्न हो जाता है, यानी इसमें हीट निकलने लगती है। हीट निकलने के बाद एक मैग्नीशियम जो होता है वो फ्लेम भी छोड़ देता है। क्या छोड़ देता है? फ्लेम छोड़ देता है। वो फ्लेम कैसा छोड़ता है? सफेद कलर का फ्लेम भी छोड़ देता है। यही मैग्नीशियम क्या करता है? एक फ्लेम छोड़ देता है। वो फ्लेम कैसा होता है? व्हाइट कलर का फ्लेम भी ये क्या कर देता है? छोड़ देता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे एल्युमिनियम के बारे में। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? एल्युमिनियम के बारे में। चलिए, एल्युमिनियम के बारे में बात करने से पहले कुछ चीजें आपको यहाँ पे और भी मालूम होनी चाहिए। देखिए, मैंने लिखा मैग्नीशियम। अब आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि भैया मैग्नीशियम के मैंने रिएक्शन अगर हमने ऑक्सीजन के साथ कराई है तो क्यों कराई है, क्या कारण है, तो ये भी आप कारण समझिएगा। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा मैग्नीशियम और यहाँ पे मैंने एक ऑक्सीजन यहाँ लिखा और दूसरा ऑक्सीजन यहाँ लिखा है। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है भैया 11, सॉरी, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें तो कितना होगा? 2,8,2। यानी मैग्नीशियम की बैलेंस सेल में, यानी आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फालतू हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन फालतू हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने कुछ इस तरह से बना लिए। अब ऑक्सीजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 8 और अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होगा। यानी ऑक्सीजन की आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 हैं। ऑक्सीजन की आखिरी सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। और ऑक्सीजन हमारा है क्या? तो नॉन मेटल है। ये मैंने पार्ट नंबर 1 में ही डिस्कस कर लिया था दोस्त। ये मैंने पार्ट नंबर 1 में ही डिस्कस कर लिया था। तो ऑक्सीजन की आखिरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से हमें एक चीज क्लियर हो गई, किसी भी एलिमेंट को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन अभी मौजूदा समय में है। तो कितनों की कमी है? 2 लोगों की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन पहले ये बना लेगा ऐसे। एक मिनट यार, एक मिनट, ये 2 ऑक्सीजन नहीं लेना भैया, एक ही ऑक्सीजन लेना, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ये बना लेगा। 6 इलेक्ट्रॉन हमने कुछ इस तरह से डिनोट इसके कर लिए हैं, ठीक। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की मतलब की जरूरत है? तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा कुछ इस तरह से और दूसरा इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से यहाँ से आ जाएगा। तब ये हमारा मिलके क्या बन जाएगा? MgO बन जाएगा, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये कारण होता है दोस्त कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ इसीलिए रिएक्शन कर देता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी बढ़िया लाजवाब तरीके से, बेहतरीन तरीके से। आपको जल्दी से नोट कर लेना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भैया। अब हम चर्चा भैया करेंगे एल्युमिनियम के बारे में। अब हम बात करेंगे एल्युमिनियम के बारे में। तो एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है? एल्युमिनियम का सिंबल होता है Al। जब एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तब ये बनाएगा क्या भैया? बताइएगा जरा, आप लोग बताइएगा। जब एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, जब कभी भी मेटल, कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करता है तो वो ऑक्साइड बनाता है, यानी मेटल ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये क्या बनाएगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड का मतलब Al2O3, Al2O3,
ये कुछ इस तरह का Al2O3 बनाएगा। क्या ये आपको बैलेंस नजर आ रही है? क्या ये आपको इक्वेशन बैलेंस नजर आ रही है? जी बिल्कुल नहीं बैलेंस नजर आ रही है। क्यों? तो इसको बैलेंस आपको करना है। अब यहाँ पे देखिएगा एल्युमिनियम के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 हैं। ठीक, इधर साइड में एल्युमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन 2 हैं और इधर साइड में एल्युमिनियम के पास सिंगल एक अकेला इलेक्ट्रॉन्स है। एक अकेला यहाँ पे है, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 3 है। अब आपको बताना है कि भैया इसको हम बैलेंस कैसे करें। तो सबसे पहले आपको इधर लाइन एक प्यारी सी खींच लेना। यहाँ पे आपको एल्युमिनियम लिख लेना है और यहाँ पे आपको ऑक्सीजन लिख लेना है। यहाँ पे आपको ऑक्सीजन लिख लेना है, उसके सामने जितने इलेक्ट्रॉन्स हों वो भी आपको लिख लेने हैं। इधर आपको एल्युमिनियम लिख लेना है। एल्युमिनियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको आपको एक साथ लिखना है क्योंकि ये दोनों के दोनों एक साथ ही हैं, तभी हमने एक साथ इनको लिखा है। अब आप बताइएगा क्या किया जाए इनमें कि ये बैलेंस हो जाए, बताओ जरा। देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम के पास 2 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 3 है। कितने हैं? ऑक्सीजन के पास 3 है। और अगर मैं यहाँ पे एल्युमिनियम के पास 2 लगा दूं तो देखिए एल्युमिनियम का काम तो चल जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन के पास अब भी कमी रहेगी। ऑक्सीजन के पास क्या रहेगी? अब भी कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन के पास क्या रहेगी भैया? ऑक्सीजन के पास अब भी यहाँ पे कमी आपको देखने को मिल रही है। तो बताइए क्या किया जाए। अगर देखिएगा यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन के पास 3 है, ठीक, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 3 है और अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 3 लगा दूं तो 3 दूनी 6, यानी ऑक्सीजन के पास यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? ऑक्सीजन के पास यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6। जब यहाँ पे भैया इलेक्ट्रॉन्स हो गए ऑक्सीजन के पास 6, अब यहाँ पे तो 3 ही है। क्या मैं यहाँ पे 2 लगा दूं? क्या मैं यहाँ पे 2 लगा दूं? जैसे ही हमने 2 इस पूरे के साथ लगाया, जैसे ही हमने इस पूरे के साथ 2 लगाया तो 2 दूना 4, यानी एल्युमिनियम भी 4 हो गया और ऑक्सीजन भी यहाँ पे 6 हो गया। जब इधर एल्युमिनियम 4 हो गए तो यहाँ भी हमें 4 एल्युमिनियम करना पड़ेगा। अब ये जो हमारी इक्वेशन है वो क्या हो गई? वो पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है। हमें आशा और उम्मीद है कि चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम इसको हटा देते हैं दोस्त, क्योंकि मैंने आपकी जानकारी के लिए ये चीजें बताई थी। अब हम इसका नाम लिख लेंगे यहाँ पे, एल्युमिनियम ऑक्साइड इसका नाम है भैया। इसका नाम क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड इसका क्या है? नेम है। ये चीज आपको बढ़िया से लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। जल्दी से आपको नोट कर लेना भैया। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें और भी मैं बता देना चाहता हूँ इसके बारे में। अगर हम एल्युमिनियम के बारे में बात करें तो एक एल्युमिनियम आपको यहाँ लिखना है, दूसरा एल्युमिनियम आपको क्या करना है? यहाँ पे लिखना है, ठीक। अब बच्चे को मालूम है कि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। कितना होता है? 13 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2,8,3, यानी आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो आखिरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो इसके पास फालतू हैं, यानी एल्युमिनियम किसी दूसरे को दान में दे सकता है 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 हमने कुछ इस तरह से यहाँ से बना लिए और इस एल्युमिनियम के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन फालतू हैं। अब यहाँ ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन यहाँ पे है 3, तो 3 ऑक्सीजन हमें यहाँ पे बना लेने, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, ठीक। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होगा, यानी आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास? तो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे कुछ इस तरह से बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। देखिए इसके पास भी 6 हैं, इसके पास भी 6 हैं, इसके पास भी 6 है, यानी यहाँ से हमें एक चीज क्लियर हो गई कि इस वाले ऑक्सीजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और इस वाले ऑक्सीजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब यहाँ से हम कमी को क्या करेंगे? पूरा करेंगे। क्या करेंगे? इस कमी को पूरा करेंगे। ये वाले भाई साहब इनको दे देंगे 1 इलेक्ट्रॉन, ये वाले भाई साहब इनको दे देंगे 1 इलेक्ट्रॉन, ये वाले भाई साहब इनको 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ये वाले भाई साहब इनको 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे और ये वाले भाई साहब इनको 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे
और ये वाले भाई साहब इनको एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, यानी सबका काम चल गया। यानी एल्युमिनियम ने दान कर दिया और ऑक्सीजन ने ले लिया, एल्युमिनियम ने दान कर दिया और ऑक्सीजन ने ले लिया, यानी एल्युमिनियम ने लूज कर दिया, ऑक्सीजन ने ले लिया, और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और एल्युमिनियम का तो ऑलरेडी ही ऑक्टेट कंप्लीट था, क्योंकि एल्युमिनियम हमारा मेटल है। तभी एल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन फालतू होते हैं, इसी के लिए एल्युमिनियम के ऊपर 3+ आयंस लगाए जाते हैं, इनको हम आयंस बोलते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी बढ़िया तरीके से, लाजवाब तरीके से। आपको हमारे साथ ही जल्दी से नोट कर लेना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो दोस्त, हमारे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है, अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें एक प्रकार से मोटिवेशन भी मिलता है दोस्त। फिर हम बात करेंगे भैया जिंक के बारे में। किसके बारे में? जिंक के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे जिंक के बारे में। Zn, यानी जिंक का सिंबल क्या होता है? जिंक का सिंबल होता है Zn। जब ये Zn ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तब ये बनाएगा क्या भैया? तो ये बनाएगा ZnO। ZnO यानी ZnO का मतलब जिंक ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? जिंक। इसका नाम क्या है? जिंक ऑक्साइड। इसका नाम क्या है भैया? जिंक ऑक्साइड इसका नाम है। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 2 लगा रखे हैं। यहाँ इसका मतलब है जिंक के भी 2 हैं और ऑक्सीजन के भी 2 हैं। अब यहाँ ऑक्सीजन के पास तो 2 हैं, पर यहाँ पे जिंक के पास 2 नहीं है, तो यहाँ पे मैं जिंक के पास भी 2 लगा दूंगा। अब ये बैलेंस, अब यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन है वो पूरी तरह से बैलेंस भी है। और ये जब मेटल जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है। वैसे ही जिंक ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की तो ZnO बनाया, यानी जिंक ऑक्साइड बनाया। ये चीज आपको हमारे साथ साथ नोट कर लेनी है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीजें आपको लाजवाब तरीके से बढ़िया से क्लियर हो रही होंगी। आपको हमारे साथ साथ ही नोट करते चलना है। तो इतनी चीज आपको बढ़िया से क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बढ़ते हैं भैया कॉपर और आयरन के बारे में भी चर्चा आपसे करेंगे। कॉपर और आयरन के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। दोस्त, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेटल्स वगैरह, ये काफ़ी ज़्यादा बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तभी मैं आपको कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं जिससे आपका कोई भी डाउट ही ना रह जाए। एक कॉपर मैंने ले लिया, और इसी कॉपर की जब रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो ये क्या बनाएगा? Cu2O, यानी कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। पर यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान पूर्वक समझनी है। जब भी कॉपर जो है, कॉपर है या आयरन है, जब कॉपर और आयरन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ जाते हैं तब ये काफ़ी देर तक, काफ़ी ड्यूरेशन तक ये जलते रहते हैं उसी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। यानी कॉपर और आयरन जब भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ जाते हैं तब ये लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी काफ़ी लंबे समय तक ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलते रहते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा? Cu2O। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें और भी समझनी है। मैंने बताया कि कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? सॉरी, ये भैया यहाँ गलत लगा दिया मैंने, बीच में नहीं लगते हैं ये, यहाँ पे लगेगा CuO, यहाँ लगेगा 2। तो यहाँ से मैं एक चीज़ क्लियर हुई कि कॉपर के पास भी 2 हैं और ऑक्सीजन के पास भी 2 हैं। अब यहाँ ऑक्सीजन के पास 2 हैं और यहाँ पे कॉपर के पास कमी है, तो कॉपर की कमी पूरा करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। तब यहाँ पे हमारा बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। अब हम बात करेंगे आयरन। आयरन यानी किसकी बात? आयरन यानी आयरन का मतलब Fe। आयरन को हम क्या बोलते हैं? Fe बोलते हैं। यानी आयरन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? Fe होता है। जब Fe जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, जब आयरन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तभी बनाएगा क्या? बताइएगा जरा आप लोग। तभी बनाएगा क्या? बनाएगा तभी बना देगा आपका Fe3
Fe3O4 यानी आयरन ऑक्साइड। क्या बनाएगा? आयरन ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा भैया? आयरन ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? आयरन ऑक्साइड बनाएगा। क्या अब आपको यहाँ पे बैलेंस ये नजर आ रही है? बिल्कुल बैलेंस नहीं है, तो आपको बैलेंस भी करना होगा, क्योंकि जब तक आप इक्वेशन को बैलेंस नहीं करते तब तक आपकी इक्वेशन सही नहीं मानी जाएगी दोस्त। तो आपको बैलेंस करना बिल्कुल भी आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 4 हैं और यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं। तो मैं अगर यहाँ पे 2 लगा दूं ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन के 2 × 2 4 ऑक्सीजन के यहाँ भी हो जाएंगे, यानी 2 दूना 4, ऑक्सीजन के पास 4 यहाँ भी हो जाएंगे और यहाँ तो ऑलरेडी 4 हैं। बिल्कुल समझ आ गया। अब यहाँ पे आयरन के पास 3 है, तो मैं आयरन के पास यहाँ पे 3 लगा दूं, तो देखिए पूरी तरह से ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई? बैलेंस हो चुकी है दोस्त। तो जब आयरन और कॉपर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ जाते हैं, तो उस दौरान ये आयरन और कॉपर जो होते हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक जलते रहते हैं। क्या होता रहता है? जलते रहते हैं। ये चीज भी आपको नोट करके लिख लेनी है दोस्त अपनी कॉपी पे। तो आपको जल्दी से हमारे साथ ही नोट कर लेना है। उसके बाद मैं भैया आगे बढ़ता हूँ। अब हम भैया बात करेंगे, अगला जो पॉइंट है हमारा, फिर हम बात करेंगे नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। यानी जो हमारे मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका कैसा नेचर होता है, उनके हम नेचर के बारे में भी चर्चा करेंगे। नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। अभी मैंने आपको मेटल ऑक्साइड बनाना सिखाया, अब हम बात करेंगे कि इनका नेचर होता कैसा है। नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, तो इनका नेचर कैसा होता है, यानी मेटल ऑक्साइड जो होते हैं उनका नेचर कैसा होता है। तो याद रखिएगा, इनका नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? बेसिक नेचर होता है। अगर हम बात करें जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गया हमारा, और क्या हो गया भैया? मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन सबके तो अभी हमने बताया था कुछ ही समय में कि कैसे ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। और कॉपर ऑक्साइड हो गया हमारा, कॉपर ऑक्साइड हो गया, लिथियम ऑक्साइड हो गया, और क्या हो गया भैया? जिंक ऑक्साइड हो गया, और मैनी और भी है। जिंक ऑक्साइड हो गया, और काफ़ी सारे हैं। ठीक, मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए कुछ बता दिए हैं, और भी काफ़ी सारे हैं। तो एक मैंने अभी आपको क्या बताया? नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, यानी जो मेटल ऑक्साइड है उनका नेचर कैसा होता है। तो आपको ध्यान रखना है, इनका नेचर होता है बेसिक नेचर। सोडियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया, लिथियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया। पर यहाँ पे एक चीज आपको और भी याद रखनी है, जब ये मेटल ऑक्साइड पानी के साथ अपक्रिया करते हैं, जब ये मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो पानी के साथ अपक्रिया करते हैं, तब ये बनाते क्या है भैया? तब ये क्या बना देते हैं बताइएगा जरा? क्या बना देते हैं? NaOH बना देते हैं, यानी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना देते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको और भी मालूम होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, जब ये पानी के साथ अपक्रिया करते हैं तब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। ठीक, वैसे ही यहाँ पे इनके बारे में आपको और भी याद मालूम होनी चाहिए। जैसे मैंने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये जो कैल्शियम है हमारा, वो क्या है भैया? वो हमारा मेटल है। कैल्शियम हमारा मेटल है।
अब ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। और अगर मैं आपसे चर्चा करूं कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जब किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है, ये हमारा क्या है? एसिड है। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें एसिड के बारे में भी मालूम होनी चाहिए। तो जो एसिड होता है ना, एसिड एसिड हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड दोनों प्रकार के होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड इतने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं दोस्त कि अगर आपके स्किन पे पड़ जाए ना तो स्किन के नीचे से छेद करके निकल जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे कौन कौन से होते हैं? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। और वीक एसिड तो काफ़ी सारे हैं, जैसे विनेगर हो गया, वही हमारा वीक एसिड है दोस्त, जिसको हम लोग विनेगर यानी जिसको हम छिड़का बोलते हैं, जो हम लोग अपने घरों में खाते हैं। और जो लेमन वगैरह में या जो एप्पल वगैरह में जो एसिड वगैरह होते हैं उनको हम आसानी से खा लेते हैं दोस्त। नींबू वगैरह में जो एसिड वगैरह होते हैं वो सारे के सारे हमारे वीक एसिड होते हैं, जिनको हम आसानी से खा लेते हैं। याद रखिएगा जो एसिड होते हैं ना वो हमें हमेशा H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। अब H+ आयन का मतलब क्या है? जैसे मैंने लिखा HCl, तो H के ऊपर हमेशा प्लस रहेगा और Cl के ऊपर हमेशा माइनस रहेगा। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी ये जाके बनेगा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा जाके। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। यहीं पे आपको बेस के बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज दे देते हैं। जब हम एसिड और बेस की शुरुआत करेंगे तब आपको हर एक चीज़ यहाँ पे विधिवत रूप से बताएंगे। जैसे बेस के बारे में अगर चर्चा करें तो बेस जो होता है वो हमेशा OH- देता है। क्या देता है? OH- आयन देता है। जैसे मैंने लिखा NaOH, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो Na के ऊपर प्लस रहेगा और OH के ऊपर माइनस रहेगा। तो OH- इसकी यानी बेस की पहचान होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे समझिएगा, मैंने कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन HCl यानी एसिड के साथ कराई, तो ये क्या बनाएगा? CaCl2 बना देगा। क्या बना देगा? CaCl2 बना देगा और इसके साथ साथ वाटर भी बचेगा। क्या बचेगा? वाटर भी बचेगा। इसके साथ साथ पानी भी बचेगा, यानी ये वाटर है हमारा। और इसका नाम बताइएगा। देखिए याद रखिएगा, जब कभी भी मेटल्स, कोई भी मेटल हो, जैसे मान लीजिएगा NaCl है, जैसे Na हमारा क्या है? मेटल है, और क्लोरीन हमारा क्या है? नॉन मेटल है। जब मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तब ये क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? हमेशा क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा? हमेशा क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा? हमेशा क्लोराइड बनाएगा। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो इसका पूरा नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड। जब कभी भी कोई भी मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो हमेशा क्लोराइड बनाएगा। आई बात समझ? क्या बनाएगा? क्लोराइड बनाएगा। जैसे MgCl2 है, Mg हमारा क्या है? मेटल है, और क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो MgCl2 बनाएगा, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, सारी की सारी चीजें। तो यहाँ पे मैंने लिखा CaO और HCl, ये क्या बन गया हमारा? CaCl2 बन गया। क्या बन गया? कैल्शियम क्लोराइड बन गया, यानी CaCl2, यानी Ca का नाम होता है कैल्शियम और ये Cl2 इसके साथ जुड़ गया तो इसको क्लोराइड बोलते हैं। कैल्शियम क्लोराइड इसका पूरा नाम हो गया। अब यहाँ से आपको एक चीज़ और भी समझनी है, जो कैल्शियम क्लोराइड है वो हमारा क्या है? नमक है, यानी साल्ट है। क्या है? साल्ट है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ और मालूम हो गई कि इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या नाम है भैया? कैल्शियम ऑक्साइड है। जब याद रखिएगा, जब कैल्शियम ऑक्साइड किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो बनाता है कैल्शियम क्लोराइड, और इसके साथ साथ पानी भी बचता है। पानी भी बचता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो HCl मैंने लिखा है इसका नाम बताइएगा जरा आप लोग। तो इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका नाम है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ध्यानपूर्वक। अब मैंने यहाँ से हमारा बताने का तात्पर्य क्या था, इसका मतलब क्या था भैया? तो मैंने अभी आपको बताया कि नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। जो मेटल ऑक्साइड, जब कभी भी मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ अपक्रिया करेंगे तो हमेशा क्या बनाएंगे? साल्ट बनाएंगे, और इसके साथ साथ पानी भी निकलेगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और अगर मैं नमक के बारे में चर्चा अगर कर ही लेता हूं तो याद रखिएगा, नमक कैसे बनता है? जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है। ये टॉपिक हमारा एसिड और बेस
वाले चैप्टर से संबंधित है, लेकिन मैं तब भी आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे नमक आपको बना के दिखाया है मेटल ऑक्साइड और एसिड की अभिक्रिया करा के, तो मैं यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ दोस्त। जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, तब यहाँ पे क्या बनता है, साल्ट बनता है और पानी भी बचता है। अब एसिड में ले लिया हूँ HCl, HCl हमारा क्या है, एसिड है, और बेस हमने ले लिया है NaOH। क्या ले लिया, NaOH। NaOH हमारा क्या है, बेस है। जब ये दोनों के दोनों अभिक्रिया करेंगे तब ये बनाएगा क्या भैया, तो ये हमारा बनाएगा NaCl प्लस H2O। अब आपका कहना है भैया कि NaCl क्यों बना देगा। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा गौर से, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, मैं थोड़ा सा रब करता हूँ जिससे हमें थोड़ा स्पेस मिल जाएगा भैया, थोड़ा सा स्पेस, इसको हटा देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत भी नहीं रहेगी ना। इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे समझिएगा, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तब वो साल्ट और वाटर बनाता है, ठीक। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के बारे में जान लीजिएगा, कैटिना ने कार मगाई Al Zn फरारी, ठीक। ये आपने ट्रिक याद की होगी, कैटिना ने कार मंगाई Al Zn फरारी, कैटिना ने कार मंगाई Al Zn फरारी। तो मैंने आपको क्या बताया, जब एसिड जो होता है बेस के साथ अगर वो रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा और प्लस वाटर भी बनाएगा। क्या बनाएगा, वाटर, यानी वाटर भी यहाँ पे निकलेगा। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। जैसे मैंने ले लिया एसिड में, मैंने ले लिया HCl, क्या ले लिया, HCl, और बेस में मैंने ले लिया NaOH ले लिया, ठीक। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होंगी, बिल्कुल हो गई है। अब यहाँ पे समझिएगा, Na जो है सोडियम, ये जो Na है ना, Na, ये सोडियम भैया ज्यादा रिएक्टिव है। देखिएगा, ये सोडियम हमारा ज्यादा रिएक्टिव है। जब सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है तभी सोडियम ऊपर यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में, यानी जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें सोडियम ऊपर रखा गया है। अब यहाँ हाइड्रोजन काफी नीचे आता है, हाइड्रोजन काफी नीचे आता है। जब हाइड्रोजन काफी ज्यादा नीचे आता है, जब हाइड्रोजन काफी, सोडियम के काफी नीचे हाइड्रोजन आता है, इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन से ज्यादा मजबूत या ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सोडियम है। रिएक्टिव कौन है, सोडियम रिएक्टिव है। तो इसके कारण यहाँ पे सोडियम करता क्या है, इस हाइड्रोजन की जगह को ले लेता है, इस हाइड्रोजन की जगह को ले लेता है, और ये सोडियम किसके साथ मिल जाता है, क्लोरीन के साथ मिल जाता है। यानी क्लोरीन के साथ मिलने के बाद ये NaCl बना देता है। क्या बना देता है, NaCl बना देता है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन भगाया गया था सोडियम के द्वारा, ये हाइड्रोजन भैया बचता है चुपचाप यहाँ पे आके, यहाँ पे बैठ जाता आके है। और यहाँ पे जो OH बचता है ना, ये वाला OH, ये यहाँ पे O लग जाता है, तो यहाँ पे हमारा वाटर बन जाता है ये। और इसका नाम क्या है, इसका नाम साल्ट है, यानी जो हम लोग कॉमन सॉल्ट वगैरह ये खाते हैं घरों में, वही है NaCl। यानी इसको हम बोल सकते हैं सोडियम क्लोराइड। तो ये चीजें आपको बढ़िया से क्लियर हो चुकी होंगी। देखिए, मैंने, ये मेरा एसिड और बेस चैप्टर का टॉपिक था, लेकिन मैंने आपको बता दिया क्योंकि इससे संबंधित हमारी चर्चा हो रही थी। अब हम इसको रब करते हैं, जल्दी से आपको नोट कर लेना है भैया, जल्दी से आपको नोट कर लेना है। और यहीं पे आपको कुछ चीज़ें और भी मेटल्स के बारे में जान लेना है। जब मैं नेचर के बारे में चर्चा कर ही रहा हूं तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एम्पोटरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, क्योंकि ये एग्जाम से पूछ लिया जाता है भैया। एग्जाम से में क्या किया जाता है, ये पूछ लिया जाता है, तभी मैं आपको बता देता हूँ इनके बारे में भी कि एम्पोटरिक ऑक्साइड्स वगैरह क्या होते हैं।
जब यहाँ पे नेचर के बारे में चर्चा कर ही रहे हैं तो भैया यहाँ पे एम्पोटेरिक ऑक्साइड भी आपको मालूम होने चाहिए। एम्पोटेरिक ऑक्साइड बोल सकते हैं या नेचर भी बोल सकते हैं, ठीक। तो देखिए एम्पोटेरिक अगर नेचर के बारे में बात करें तो जिंक ऑक्साइड आपने सुना होगा, अभी मैंने आपको बताया भी था, जिंक ऑक्साइड हो गया। और बताइएगा एम्पोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन से होंगे? जिंक ऑक्साइड हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, और भैया बताइएगा। और हमारा क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। और कौन सा भैया? बेरिलियम ऑक्साइड, जिसको हम बीई बोलते हैं, सिंबल यानी बेरिलियम का बीई होता है, बेरिलियम ऑक्साइड। यहाँ हम ऑक्साइड ना करके भैया नेचर कर लेते हैं, क्योंकि हम नेचर के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं ना। अब इनको एम्पोटेरिक ऑक्साइड यानी एम्पोटेरिक नेचर क्यों बोला गया है? देखिए इनको एम्पोटेरिक नेचर क्यों बोला गया है, क्योंकि ये तीन है ना, जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और बेरिलियम ऑक्साइड, ये तीनों की तीनों ऐसे हैं दोस्त, ये तीनों की तीनों ऐसे ऑक्साइड हैं, ये तीनों की तीनों ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जो दोनों के दोनों नेचर को क्या करते हैं? शो करते हैं। ये एसिडिक नेचर भी शो करते हैं और बेसिक नेचर भी शो करते हैं। एसिडिक नेचर भी शो करते हैं ये तीनों, और बेसिक नेचर भी शो करते हैं। इसी के लिए हम इन तीनों को बोलते हैं एम्पोटेरिक नेचर। क्या बोलते हैं? एम्पोटेरिक नेचर बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाए एग्जाम्स में कि एम्पोटेरिक नेचर क्या होता है, तो आपको बता देना है कि ऐसे ऑक्साइड जो अपना नेचर एसिडिक भी शो करें और बेसिक भी शो करें, उन्हीं को हम बोलते हैं एम्पोटेरिक नेचर। यानी ये तीनों क्या करते हैं? एसिडिक एंड बेसिक, एसिडिक एंड बेसिक नेचर दोनों के दोनों क्या करते हैं? शो करते हैं। एसिडिक नेचर भी शो करते हैं और बेसिक नेचर भी अपने आप का शो करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, उसी को हम बोलते हैं एम्पोटेरिक नेचर। फिर उसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट आएगा दोस्त, अभी तक मैंने ऑक्सीजन के साथ मेटल्स की रिएक्शन करा दी, अब हम चलेंगे भैया पानी के साथ। अब हम बात करेंगे मेटल्स की। जब भी हम रिएक्शन पानी के साथ कराते हैं यानी H2O के साथ कराते हैं, तब ये बनाते क्या हैं, क्या बनाते हैं, ये भी आपको बताते हैं भैया। रिएक्शंस ऑफ, तो अगली हमारी हेडिंग पड़ेगी रिएक्शंस ऑफ मेटल विद, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद वाटर यानी H2O। अब यहां से समझना है रिएक्शंस ऑफ मेटल विद वाटर। जैसे मान लीजिएगा, जब कभी भी याद रखिएगा, जब कभी भी मेटल जो है, मेटल जब भी पानी के साथ अपक्रिया करेगा, तब ये क्या बनाएगा भैया? तब ये बेस बनाएगा। क्या बनाएगा? बेस बनाएगा। और उस बेस के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी क्या होगी? रिलीज होगी। क्या होगी? हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। अब मैं मेटल में कुछ एग्जांपल ले लेता हूं जिससे आपको समझ आएगा बढ़िया। मैंने ले लिया Na। अब Na भैया रिएक्शन करेगा, यानी सोडियम जो है, Na का मतलब सोडियम, यानी Na का सिंबल क्या, यानी सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na होता है। जब सोडियम पानी के साथ अपक्रिया करेगा यानी H2O, यानी क्या बोल सकते हैं? वाटर बोल सकते हैं। जब ये H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना देता है? NaOH बना देता है। क्या बना देता है? NaOH बना देता है। क्या बना देता है? NaOH बना देता है। अब आपको यहाँ से कुछ चीज़ें और भी ध्यानपूर्वक समझनी है। अभी मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी, उसमें मैंने बताया था कि हाइड्रोजन से काफ़ी ज़्यादा ऊपर सोडियम पाया जाता है। इसका मतलब क्या है? सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से। सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से। जब सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, इसी के लिए सोडियम क्या करता है? हाइड्रोजन को भगा देता है, यानी हाइड्रोजन की जगह को ले लेता है। तो हाइड्रोजन की जब
जब सोडियम ने हाइड्रोजन की यहाँ से जगह ले ली तब यहाँ पे बना दिया Na, ठीक। और एक हाइड्रोजन यहाँ से सोडियम ने इसका गायब कर दिया। जब एक हाइड्रोजन यहाँ पे गायब कर दिया तो वही गायब वाला हाइड्रोजन यहाँ निकल के आ जाता है, यानी इसी को हम गैस बोलते हैं, यानी हाइड्रोजन गैस का रिलीज, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है। अब इसका नाम बताइएगा। अभी मैंने बताया था जब कभी भी कोई भी, मैंने बताया था अभी आपको, अगर सोडियम OH के साथ, यानी कोई भी मेटल है, जैसे कोई भी मेटल है, जब वो OH के साथ रिएक्शन करेगा, जब OH के साथ जब भी जुड़ेगा, जैसे मैंने लिखा कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस, ये हमारा कैल्शियम क्या है, मेटल है। जब ये OH के साथ जुड़ेगा तो ये हमेशा क्या बनाता है, हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। तो इसका नाम बताइएगा जरा। देखिए Na का नाम है सोडियम और OH इसके साथ लगा है, तो इसका उस OH को हमने अभी बताया था कि इसको बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं। तो इसका पूरा नाम क्या बन गया, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसका पूरा नाम बन गया। अब ये H2 जो है इसका नाम क्या है, इसका नाम है हाइड्रोजन। क्या नाम है भैया, इसका नाम हाइड्रोजन है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ये चीज भी आपको क्या करनी है, ध्यान से समझ लेनी है। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें और भी समझनी है भैया। ये जो मैंने आपके सामने इक्वेशन तैयार की है, इक्वेशन जो बनाई है, क्या ये बैलेंस आपको नजर आ रही है? क्या आपको ये बैलेंस नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही भैया। तो जो बैलेंस नहीं नजर आ रही तो हमको यहाँ पे बैलेंस भी इसको करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ सोडियम के साथ, तो सोडियम के भी 2 हो गए और OH के भी 2 हो गए। तो इसका मतलब क्या है, सोडियम के पास यहाँ भी 2 लगाने पड़ेंगे, तभी तो ये सोडियम के पास 2 होंगे। बिल्कुल होंगे भैया। अब जब यहाँ 2 लगाए तो यहाँ भी 2 लगाने पड़ेंगे। जब यहाँ 2 लगा दिए तो यहाँ से एक चीज समझिएगा गौर से, हाइड्रोजन के 4 हो गए, ऑक्सीजन के 2 हो गए, ठीक। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ हाइड्रोजन के पास 2 हैं, हाइड्रोजन के पास 2 हैं और ऑक्सीजन के पास भी यहाँ पे 2 हैं। तो हाइड्रोजन के पास यहाँ पे 2 हैं और यहाँ भी हाइड्रोजन के पास 2 हैं, यानी हाइड्रोजन के पास इधर भी बराबर हो गए 4 और इधर भी बराबर 4 हो गए। यानी ये जो इक्वेशन है अब हमारी पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी बढ़िया से, लाजवाब तरीके से। तो आपको जल्दी से हमारे साथ ही नोट कर लेना है। फिर अब हम और भी भैया चीज़ें बताएंगे आपको। इसको हटा देते जल्दी, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाता है दोस्त और ज़्यादा फिर टॉपिक भी हम करा नहीं पाते हैं। अब हम आपको और भी कई सारे मेटल्स के बारे में बात करेंगे। अब हम ले लेते हैं भैया एक अगला मेटल ले लेते हैं, पोटेशियम। यानी पोटेशियम का मतलब के, यानी पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, पोटेशियम का सिंबल होता है के। जब पोटेशियम पानी के साथ अपक्रिया करेगा, जब पोटेशियम की हम रिएक्शन पानी के साथ कराएंगे तो ये क्या बनाता है भैया, तो ये बनाता है KOH। क्या बनाता है, KOH। अब देखिए के का नाम क्या है, पोटेशियम है। के का नाम क्या है, पोटेशियम है। के का नाम क्या है भैया, पोटेशियम। यानी जो पोटेशियम है उसका सिंबल क्या है, के है। और मैंने अभी बताया था जब कभी भी मेटल के साथ OH जुड़ जाता है तो वो हाइड्रो ऑक्साइड कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइड्रो ऑक्साइड। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसका पूरा नाम हो गया है। अब यहाँ से आपको कुछ चीज़ें और भी समझनी है, कुछ चीज़ें और भी समझनी है। अभी मैंने रिएक्टिविटी सीरीज में आपको दिखाया था, सबसे ऊपर था के, कैटरीना ने कार मंगाई ALZN फरारी, यानी सबसे पहले के आ रहा था, सबसे ऊपर के आ रहा था। तो ये के भाई साहब क्या करेगा, यानी पोटेशियम क्या करेगा, पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से। तो ये पोटेशियम करेगा क्या, इसका एक हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ से छीन के क्या करेगा, इधर भेज देगा, यहाँ से छीन के इधर भेज देगा। यही हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बाद में क्या होगी, रिलीज होगी। ये चीज़ आपको ध्यानपूर्वक समझनी है। जब यहाँ से इसका हाइड्रोजन छीन के इसने यहाँ पे रिलीज करा दिया तो यहाँ पे अब हाइड्रोजन बचे कितने, एक हाइड्रोजन बचा, एक हाइड्रोजन बचा और एक ऑक्सीजन बचा। तो यही पोटेशियम
इस एक हाइड्रोजन से और इस एक ऑक्सीजन से जुड़ के ये बना देता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी बढ़िया तरीके से, लाजवाब तरीके से। ठीक, और भी आपको बताते हैं भैया, जैसे Mg लिखा मैंने, अब इस Mg सिंबल किसका होता है, तो ये सिंबल होता है मैग्नीशियम का। किसका सिंबल होता है, मैग्नीशियम का ये सिंबल होता है। जब Mg पानी के साथ अपक्रिया करता है, यानी जो मैग्नीशियम है जब वो पानी के साथ अपक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, MgOH बनाएगा। क्या बनाएगा, MgOH बनाएगा। और इसके साथ साथ क्या होगा, हाइड्रोजन भी रिलीज होगी। अब इसका नाम बताइएगा जरा गौर से, तो इसका नाम है मैग्नीशियम। इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम। इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये सारे के सारे हमारे बेस ही चल रहे हैं अभी भैया। ये जो मैंने अभी बताया था, बेस की पहचान क्या होती, OH माइनस होता है। बेस की पहचान क्या होती, OH माइनस, यानी बेस की पहचान होती OH माइनस, आयन देता है बेस। तो ये याद रखिएगा, जो मैग्नीशियम है वो प्लस होगा और OH है माइनस होगा, पर हम लोग यहाँ पे शो नहीं करते हैं। पर ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। एक मिनट, इसको थोड़ा सही भैया कर लीजिए, एक मिनट। Mg+H2O, हाँ सॉरी, यहाँ पे होल टॉइस भी लगना चाहिए इसमें, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो आपने, हमें आशा और उम्मीद है कि आपने ये चीज़ नोट भी कर ली होगी बढ़िया से और लाजवाब तरीके से, जल्दी से। तो इतनी चीज़ आपने नोट कर ली होगी। अब हम एक थोड़ी सी चीज़ें आपको और भी बताते हैं इसी में से। याद रखिएगा, जब कैल्शियम जो होता है ना, कैल्शियम, जब ये कैल्शियम पानी के साथ अपक्रिया करता है तब ये बनाता क्या है भैया, तो ये आपका बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसके साथ साथ जो हाइड्रोजन गैस होती है वो भी रिलीज होती है। इस Ca का नाम क्या है भैया, इस Ca का नाम है कैल्शियम। Ca का नाम क्या है, कैल्शियम है इसका Ca का नाम। और मैंने बताया था, जब OH जुड़ जाता है उस OH का नाम ही होता है हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से हमारा इस पूरे का नाम निकल के आ जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस Ca का नाम क्या है, तो इस Ca का नाम है कैल्शियम, यानी कैल्शियम का ही सिंबल होता है Ca। और इसका नाम क्या है भैया, वाटर, यानी पानी। तो ये चीज़ आपको ध्यानपूर्वक समझनी है और हमारे साथ साथ नोट भी करते चलना है। अगर भैया कोई इक्वेशन बैलेंस ना हो तो उसको आप बैलेंस कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी बन जाएगी। क्योंकि जब हम बैलेंस कराने लगेंगे तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है दोस्त, और हम ज़्यादा चीज़ें आपके सामने डिलीवर भी नहीं कर पाते हैं। अब हम बात करेंगे भैया, अब हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक, अगला जो टॉपिक है, रिएक्शंस ऑफ मेटल विद एसिड, यानी रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। अब हम उनके बारे में चर्चा करेंगे आप सभी के सामने। तो आपको हमारे साथ ही बने रहना है भैया लास्ट तक। रिएक्शंस ऑफ मेटल विद एसिड। अब हम आपको सिखाएंगे कि भैया जब कभी भी मेटल्स की रिएक्शन, अभी ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टी ही चल रही है दोस्त। आपको यूट्यूब पर इतना कंटेंट कोई भी डिलीवर नहीं करता होगा दोस्त, और मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ पे बताऊंगा, बस हमारे साथ आपको बने रहना है। रिएक्शंस ऑफ मेटल विद एसिड, रिएक्शंस ऑफ मेटल विद एसिड। तो एसिड तो मैंने अभी आपको बताया था कि एसिड की पहचान क्या होती है, तो उसको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ये भी बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, वीक एसिड कौन से, सारी चीज़ें बताई थी मैंने। तो अब हम चलेंगे भैया मेटल्स की रिएक्शन। कोई भी मेटल्स ले लेते हैं, कोई भी मेटल लेते हैं और उसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, एसिड के साथ कराते हैं। तब ये क्या बनाएगा भैया, बताइए जरा। जैसे मैंने यहाँ पे एक मेटल ले लिया, इसका नाम है सोडियम। ठीक,
अब सोडियम के साथ एसिड हमें क्या लेना, एसिड लेना है, तो एसिड हमने ले लिया HCl। क्या ले लिया, HCl ले लिया। अब यहाँ से आपको एक चीज़ समझनी है, अभी मैंने रिएक्टिविटी सीरीज आपको दिखाई थी, उसमें ये दिखाया था भैया जो सोडियम होता है वो हाइड्रोजन से काफ़ी ज़्यादा ऊपर होता है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो ये सोडियम क्या करेगा, सोडियम काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, तब ये सोडियम करता क्या है, इस हाइड्रोजन को क्या कर देता है, भगा देता है यहाँ से, यानी इस हाइड्रोजन को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। अब इस हाइड्रोजन की जगह ले लेता है और ये जगह लेने के बाद क्या बना देता है, NaCl बना देता है। क्या बना देता है, NaCl बना देता है। क्या कर देता है, NaCl बना देता है, और NaCl बना देता है। अब ये जो हाइड्रोजन भगाया गया था ना, वही हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या होती है, रिलीज होती है। वही हाइड्रोजन गैस क्या होती है, यहाँ पे रिलीज हो जाती है, यानी हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, यहाँ पे रिलीज हो जाती है। अब इसका नाम बताइएगा जरा, इसका नाम है NaCl, क्या नाम है इसका, NaCl, और इसका नाम क्या है भैया, सोडियम क्लोराइड। इसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड, और इसका जो कॉमन नेम है ना, इसका कॉमन नेम, तो इसका कॉमन नेम हमारा है कॉमन सॉल्ट। क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट, जो हम लोग घरों में यूज करते हैं। इसका नाम बताइएगा जरा, ये हमारी एसिड है, ये हमारा एसिड है, और इस एसिड का नाम क्या है भैया, इस एसिड का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका नाम है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो HCl है ना, ये कैसा एसिड है, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अगर आपकी हड्डी वगैरह में पड़ जाए ना, तो बीच से छेद करके नीचे निकल जाएगा, इतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। आई बात समझ। अब इस Na का नाम क्या है बताइए जरा आप लोग। Na का नाम है भैया सोडियम, यानी सोडियम का ही सिंबल होता है हमारा Na। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो यहाँ भी आपको लिख देना है, साल्ट बनाता है। जब कभी भी मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तब वो साल्ट बनाता है, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस को भी रिलीज करता है। ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है प्यार से। तो इतनी चीज़ आपने नोट कर ली होगी। अब हम इसी से संबंधित अभी दूसरा एग्जाम्पल भी लेके दिखाएंगे आपको। अभी तक मैंने यहाँ पे आपके सामने HCl एसिड लिया था, अब हम आपके सामने कुछ दूसरा एसिड लेंगे। अब कोई दूसरा एसिड यहाँ पे हम लेंगे आपके सामने, देखिए अभी देखिएगा भैया, देखिएगा। अब मैंने यहाँ पे लिया H2SO4। ये जो H2SO4 होता है ना, इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड है ना, तो ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड ही होता है। देखिए 3 स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं हमारा, एक HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, और तीसरा होता है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। ये हमारे तीनों के तीनों क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये एसिड कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक, बिल्कुल। उसके बाद जब ये सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो करेगा क्या भैया, क्या करेगा बताइएगा जरा। तो यहाँ पे ये करता क्या है, ये सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। क्या कर देता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ हाइड्रोजन को जब रिप्लेस कर देगा तो इस हाइड्रोजन की जगह ले लेता है, इस हाइड्रोजन की जगह ले लेता है और ये बना देता है Na2SO4 यानी सोडियम क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट। क्या नाम हो जाएगा, सोडियम सल्फेट। क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट। अब जो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव किया गया था ना, वही हाइड्रोजन इधर गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ये हाइड्रोजन है हमारा, यही हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। अब कुछ चीज़ें आपको और भी मालूम होनी चाहिए। जब कभी भी आपके पास SO4 आ जाए तो याद रखिएगा, इसका नाम हमेशा याद रखिएगा सल्फेट, इसका नाम होता है। क्या नाम होता है, सल्फेट।
ये किसी भी मेटल के साथ जब भी रिएक्शन करता है, जैसे मान लीजिएगा सोडियम के साथ इसने रिएक्शन की और ये बना दिया Na2SO4, तो याद रखिएगा Na का नाम क्या होता है? सोडियम होता है। Na का नाम क्या होता है? सोडियम होता है। और SO4 का नाम अभी बताया सल्फेट होता है। तो ये सल्फेट जुड़ के क्या बन जाएगा? सोडियम सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम सल्फेट बन जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है हमेशा। तो इतनी चीज आपको बढ़िया से लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। अब हम एक दो एसिड और मेटल्स और भी लेते हैं जिससे आपका कोई भी डाउट ना रह जाए। अब जैसे मान लीजिएगा कि मैंने एक अगला मेटल लिया भैया के, यानी के का मतलब पोटेशियम। के का मतलब पोटेशियम। जब ये HCl के साथ रिएक्शन करेगा, HCl क्या है हमारा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कह सकते हैं हम ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड है भैया। जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो यहां से आपको समझना है गौर से। देखिए पोटेशियम जो होता है ना, वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे? हाइड्रोजन से। तो ये पोटेशियम क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, यानी इस हाइड्रोजन की जगह ले लेगा। यहाँ पे जब पोटेशियम आ जाएगा तो ये पोटेशियम क्लोरीन के साथ जुड़ के KCl बना देगा। क्या बना देगा? KCl, यानी KCl बना देगा। क्या बनाएगा? KCl। अब जिस हाइड्रोजन को इसने भगाया था वही हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। अब ये KCl जो बना है इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम देखिए, के का नाम क्या है? पोटेशियम है। के का नाम क्या है? पोटेशियम। और इसके साथ Cl जुड़ा है। तो मैंने शुरुआत में ही बताया था जब Cl जुड़ जाता है तो क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? क्लोराइड बनाता है, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम क्लोराइड। ये चीज आपको ध्यानपूर्वक समझनी है और हमारे साथ साथ नोट भी करते चलना है। और इसके साथ साथ मैं अब आपको और भी यहाँ पे कुछ एलिमेंट लेके बताता हूँ जिससे आपको और भी बढ़िया कायदे तरीके से क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। अब जैसे मैंने लिया Mg यानी मैग्नीशियम। Mg का यानी मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg होता है। Mg किसको बोलते हैं? मैग्नीशियम को बोलते हैं। ठीक। जब ये मैग्नीशियम इसके साथ यानी रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम जो होता है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को हटा देगा। हटाने के बाद ये क्या बना देगा? यहाँ पे MgCl2 बना देगा। क्या बना देगा? MgCl2। यहाँ से Mg आया, इस हाइड्रोजन को हटाया और यहाँ पे Mg क्लोरीन के साथ जुड़ के MgCl2 बना दिया। अब जो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव किया गया था वही हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा? रिलीज होगा। अब इस Mg का नाम क्या है? मैग्नीशियम नाम है। अभी मैंने बताया था कि जब Cl जुड़ जाएगा तो ये क्लोराइड बना देता है। क्या इसका नाम हो जाता है? क्लोराइड, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। और इसका नाम हाइड्रोजन। ठीक। तो आपको जल्दी से नोट कर लेना भैया। क्या कर लेना है आपको? जल्दी से हमारे साथ ही नोट कर लेना है। अब अगली जो हम केमिकल प्रॉपर्टी के इस बारे में पढ़ेंगे भैया, वो केमिकल प्रॉपर्टी होगी
कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं, और जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, ये इन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। रिएक्शंस ऑफ मेटल विद Cl, यानी Cl बोल सकते हैं क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन का सिंबल ही होता है Cl। ठीक, मैंने क्या बोला, मेटल जो होते हैं, जब मेटल की रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ कराएंगे, तो ये क्या बना देंगे, क्या बनाएंगे भैया। जैसे मान लीजिएगा मैंने मेटल ले लिया Na, ठीक, मैंने एक मेटल ले लिया Na, और जब इसी Na की रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करेंगे तो ये क्या बना देगा, NaCl बना देगा। यानी ये हमारा क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। यानी हमारा एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कॉमन सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉमन सॉल्ट बन जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्या चीज़ याद रखनी है, ध्यान रखनी है। ये हमारी क्या होती है भैया, Cl किसका सिंबल होता है, क्लोरीन का। अभी Na किसका सिंबल होता है, तो Na आपका सोडियम का सिंबल होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्या बना देता है, साल्ट बना देता है। जब कभी भी मेटल कोई भी मेटल क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, यानी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, तब वो क्या बनाता है, साल्ट बनाता है। जैसे मैंने लिखा कि के हमारा क्या है, पोटेशियम है। जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा KCl। क्या बनाएगा, KCl बनाएगा। अब KCl का नाम क्या है भैया, पोटेशियम क्लोराइड। देखिए के का नाम है पोटेशियम, और क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया तो ये बनाएगा क्लोराइड, यानी पोटेशियम क्लोराइड। ऐसे ही मैंने लिखा Mg, और Mg के साथ अगर Cl2 जुड़ जाएगा, नहीं, Mg के साथ अगर Cl जुड़ जाएगा तो यही हमारा बन जाएगा MgCl2। यानी Mg का नाम तो है मैग्नीशियम, Mg का नाम क्या है, मैग्नीशियम है। Mg का नाम क्या है भैया, मैग्नीशियम है, और इसके साथ Cl जुड़ गया यानी क्लोराइड बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। Mg का मतलब क्या है भैया, मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम का ही सिंबल होता है Mg। और के का मतलब पोटेशियम, यानी पोटेशियम का ही सिंबल होता है के। पोटेशियम का ही सिंबल होता है क्या, के होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है प्यार तरीके से, और बहुत ही अच्छे तरीके से, लाजवाब तरीके से। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे और भी आपको बताने का प्रयास करूँ, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिएगा मेरा जिंक है, तो जिंक अगर Cl के साथ जुड़ता है तो ZnCl2 बना देगा। क्या बना देगा, ZnCl2 बना देगा। यानी Zn का मतलब जिंक, और जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तब ये क्या बना देता है भैया, क्या बना देता है, ZnCl2 बना देता है, यानी जिंक क्लोराइड बना देता है। क्या बना देता है, जिंक क्लोराइड बना देता है, जिंक क्लोराइड बना देता है। ठीक, अब जैसे अगर हम बात करें, हाँ, एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम भी हमारा मेटल होता है। जब एक क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो बताइएगा जरा क्या बनाएगा, Al2Cl3 बना देगा। क्या बना देगा, Al2Cl3। यानी हम बोल सकते हैं इसका नाम, Al का नाम क्या है, एल्युमिनियम। Al का नाम क्या है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम। और Cl का नाम क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो इसका पूरा नाम क्या बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड। Al का नाम क्या है भैया, एल्युमिनियम है। क्या है, एल्युमिनियम। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये थे हमारे मेटल्स जिनकी हमने रिएक्शन आप सभी के सामने क्लोरीन के साथ करा के बताई है कि ये बनाते क्या हैं। तो आपको जल्दी से हमारे साथ ही नोट कर लेना है, जिससे मैं इसको रब कर दूं और आपको आगे भी और प्यारी सी चीज़ें बता सकूं।
अब हम आगे बढ़ते हैं भैया। अब आपको बताएंगे कि रिएक्शंस ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन। अब हम बताएंगे आपको जब भी हम मेटल्स की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करें तो क्या बनता है भैया। हाइड्रोजन, ठीक। तो जब मेटल की हम रिएक्शन H2 यानी हाइड्रोजन के साथ कराएंगे, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तब ये क्या बनाएंगे भैया। तो ये बना देते हैं हमारे मेटल हाइड्राइड। क्या बना देते हैं, मेटल हाइड्राइड बना देते हैं। अब आप समझिएगा कैसे। जैसे मेटल मैंने ले लिया सोडियम, सोडियम हमारा क्या है, मेटल है। जब ये सोडियम H2 के साथ रिएक्शन करेगा, H2 यानी किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, यही सोडियम जाके क्या बनाएगा, NaH2, NaH2 बनाएगा। यानी NaH2 का मतलब क्या है भैया, सोडियम हाइड्राइड। क्या बनेगा, सोडियम हाइड्राइड बनाएगा। अब वैसे ही अगर मैंने दूसरा नाम ले लिया कैल्शियम, कैल्शियम भी हमारा मेटल है। जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तब ये बनाएगा CaH2 यानी कैल्शियम हाइड्राइड। क्या बोलेंगे इसको, कैल्शियम हाइड्राइड बोलेंगे, हाइड्राइड बोलेंगे। ये चीज आपको ध्यानपूर्वक समझनी है और लिखनी भी है, समझनी भी है और लिखनी भी है हमारे साथ साथ। NaH2 नहीं होगा यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे होना चाहिए 2, यहाँ पे होना चाहिए पहले 2, यहाँ पे 2 होने चाहिए। इसको देखी नहीं तो मिस्टेक हो जाती है अभी। हाँ अब सही है, Na, ठीक। और इसको बैलेंस कर लीजिएगा, देखिएगा Na के पास, Na के पहले हमने 2 लगा दिए ना, तो इसका मतलब यहाँ भी हमें 2 लगाना पड़ेगा सोडियम के साथ। अब देखिए ये पूरी तरह से क्या है, बैलेंस है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको बढ़िया से क्लियर हो रही होंगी। तो देखिए जब मैं चैप्टर नंबर पहला पढ़ाऊंगा ना आपको, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसमें मैं आपको बैलेंस करना भी बहुत प्यार से सिखाऊंगा। आई बात समझ, क्योंकि बैलेंस करना इस चैप्टर का हमारा टॉपिक नहीं है। इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो तो दोस्त आपके सामने यहाँ पे मैं समझा ही रहा हूँ, आपको करा ही रहा हूँ। जब मैं बैलेंस के बारे में समझाऊंगा ना, तो आपको चैप्टर नंबर 1 में बहुत बढ़िया से छोटी छोटी चीज़ें भी यहाँ पे मैं आप सभी को एक्सप्लेन करूँगा। तो इसको आपको नोट कर लेना जल्दी से, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भैया। फिर आगे बढ़ते भैया अपने अगले टॉपिक पे। रिएक्शंस ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्यूशंस, रिएक्शंस ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्यूशंस, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, अब हम आपको ये समझाएंगे, कि देखिए कोई भी मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया कॉपर सल्फेट, ठीक, कॉपर सल्फेट ले लिया। तो अब हम आपको यहाँ पे ये बताएंगे कि भैया जो मेटल होते हैं वो जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ना, वो अपने कमज़ोर वालों को क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। अपने कमज़ोर वालों को क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। अपने
बहुत पहले की स्टोरी वगैरह पढ़ी होंगी, राजा महाराजाओं की स्टोरी हुआ करती थी। और वहाँ पे क्या होता था, जो राजा महाराजा होते, जो कमज़ोर व्यक्ति थे ना, उनको दबा दिया जाता था वहाँ पे। तो सेम चीज़ यहाँ भी होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो कम रिएक्टिव वालों को क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। क्या कर देते हैं, दबाने के बाद उनकी वो जगह ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया पहला Fe, नहीं Fe नहीं, सबसे पहला मैं सॉल्यूशन लेता हूँ। जैसे मान लीजिएगा मैंने सॉल्यूशन लिया CuSO4, यानी ये सॉल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था SO4 जहां भी लगाओ सल्फेट आपको याद रखना है। तो इसका नाम हो गया कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट इसका नाम हो गया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब सुनिए जरा गौर से, मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया है कॉपर सल्फेट, ठीक, ये हमारा एक सॉल्यूशन है। अगर मैं इस कॉपर सल्फेट की रिएक्शन आयरन के साथ कराऊं, ठीक, अगर मैं आयरन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ कराऊं तो आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी दोस्त। उस रिएक्टिविटी सीरीज में आपको ये मालूम होता है कि जो हमारा आयरन है वो कॉपर से काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। यानी जो हमारा आयरन है वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है कॉपर से। जो हमारा आयरन होता है वो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर होता है। जब ये कॉपर से ऊपर होता है, इससे हमें ये मालूम हो जाता है कि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। जब आयरन हमारा कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तब ये आयरन क्या करेगा, इस कॉपर की जगह को ले लेगा, यानी इस कॉपर की जगह को छीन लेगा। इस कॉपर की जगह को छीन लेगा, इस कॉपर की जगह को क्या करेगा, छीन ले लेगा। और छीनने के बाद ये क्या बना देता है, FeSO4 बना देता है। यानी इस कॉपर की जगह को किसने ले लिया, आयरन ने ले लिया। जब इसकी जगह आयरन ले लेगा तो यहाँ पे जो SO4 बचता है ना, ये वाला SO4, ये SO4 यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाता है। अब यहाँ से जो कॉपर भगाया गया था ना, वो कॉपर इधर निकल के आ जाता है। यानी इसका नाम क्या हो गया, आयरन सल्फेट। देखिए Fe का मतलब आयरन, और मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले SO4 जहां भी लगा हो तो सल्फेट याद रखना। तो यहाँ पे हमारा इसका नाम हो गया आयरन सल्फेट। और इस भाई साहब, इसका नाम क्या है, कॉपर। इसका नाम क्या है, कॉपर। यानी कॉपर का ही सिंबल होता है Cu। इन भाई साहब का नाम क्या है, तो इनका नाम है आयरन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज क्या करनी है, आपको ध्यान रखनी है। और भी हम लेते हैं भैया, यहाँ पे और भी एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। अब मैंने अगला जो मेटल लिया वो लिया है जिंक। जब ये जिंक CuSO4 के साथ रिएक्शन करेगा ना, तो यहाँ होता क्या है, सुनिए जरा। देखिए कॉपर से पहले, जब रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं ना, तो कॉपर से पहले हमारा जिंक आता है। यानी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव भी हमारा जिंक होता है। कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव भी हमारा जिंक होता है। तो ये जिंक करता क्या है, इस कॉपर को भगा देता है, क्योंकि ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, जिंक है। जब ज़्यादा शक्तिशाली जिंक है तो जाहिर सी बात है कॉपर को यहाँ से दूर भगा देगा। जब कॉपर को यहाँ से भगा देगा तो जिंक इस SO4 के साथ जुड़ के ये क्या बनाएगा, ZnSO4 बना देगा, यानी जिंक सल्फेट बना देगा। क्या बना देगा, जिंक ZnSO4, यानी कह सकते हैं जिंक, Zn का मतलब जिंक, और SO4 जुड़ गया तो सल्फेट, यानी जिंक सल्फेट। अब ये जो कॉपर भगाया गया था ना, यहाँ से ये कॉपर भगाया गया था, यही कॉपर यहाँ आ जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। इसका नाम क्या है पूरा, इसका नाम है कॉपर सल्फेट। इसका नाम भैया क्या है, कॉपर सल्फेट। और इस Zn का नाम क्या है, तो इस Zn का नाम है जिंक। तो यहाँ से एक चीज़ आपको क्लियर हुई, यहाँ से एक चीज़ आपको क्लियर हुई, जो हमारे मेटल्स होते हैं वो अपने अन्य मेटल के जो सॉल्यूशन होते हैं, अगर उनको वो कमज़ोर पाते हैं, अगर वो उनसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो वो उनकी जगह को क्या कर लेते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। जैसे ये हमारा मेटल था, ये हमारा मेटल था आयरन, तो आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया और कॉपर की जगह लेने के बाद FeSO4 बना के कॉपर को यहाँ पे ढकेल दिया। यही तो मैंने बताया अभी आपको। तो इतनी चीज़ें आपको नोट कर लेनी है।
और मैं आपको भी और भी चीज़ें बताता हूँ। अब जैसे मान लीजिएगा भैया, जैसे मैंने एक लिया जेडन, दूसरा मैंने लिया एक सॉल्यूशन ले लिया, FeSO4 का सॉल्यूशन मैंने ले लिया। तो आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, क्या पढ़ी? कैटरीना, ने, कार, देखो के से कैटरीना, Na से ने, कार, मगाई, AL, जेडन, फरारी, ठीक, AL, जेडन, फरारी। देखिए के से कैटरीना, Na से ने, Ca से कार, Mg से मगाई, AL से AL, जेडन, फरारी। तो ये तो रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको याद करा दी। आगे के जो है वो आप भी ट्रिक बना लीजिएगा थोड़ी सी, ठीक। अब यहाँ से देखिएगा मैंने लिखा है जेडन और यहाँ पे मैंने लिखा है FeSO4, यहाँ पे मैंने लिखा है जेडन और यहाँ पे लिखा है FeSO4। अभी मैंने कुछ समय पहले ही आपको बताया था कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो कम रिएक्टिव वाले को भगा देते हैं, यानी कम रिएक्टिव वालों को हटा देते हैं, कम रिएक्टिव वालों की जगह ले लेते हैं, कम रिएक्टिव वालों की क्या कर लेते हैं? जगह ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा गौर से, ये जो जिंक है ना, ये जिंक, ये देखिए जिंक यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा और आयरन आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो यहाँ से मैं एक चीज क्लियर हो गई कि आयरन से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? आयरन से ज्यादा रिएक्टिव जिंक है। जब आयरन से ज्यादा रिएक्टिव जिंक है तो आयरन की जगह कौन ले लेगा? आयरन की जगह कौन लेगा भैया? आयरन की जगह ले लेगा जिंक। तो इस आयरन की जगह जिंक आ जाएगा और यही जिंक किसके साथ जुड़ जाएगा? SO4 के साथ जुड़ जाएगा, यानी ZnSO4 बना देगा। और ये जो आयरन जिसकी जगह ली गई है ना, वो यहाँ पे आ जाएगा, आखिरी में जुड़ जाएगा। इसका नाम क्या है? आयरन। इसका नाम क्या है? जिंक। और इस पूरे का नाम क्या है भैया? FeSO4 यानी आयरन सल्फेट। क्या नाम है? आयरन सल्फेट इसका नाम है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसकी अब कोई जरूरत रह नहीं गई। आपको समझ आ गया होगा ना सारी चीजें। इसका नाम क्या है? जिंक सल्फेट। क्या नाम है इसका? जिंक सल्फेट, ठीक। तो यहां से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि जो हमारे मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो कमजोर वाले मेटल्स को, यानी जो कम रिएक्टिव होते हैं उनको हटा देते हैं, यानी ज्यादा रिएक्टिव वाले कम रिएक्टिव वालों को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, यानी उनकी जगह ले लेते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो आज का जो टॉपिक है दोस्त, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आई होगी आपको इस टॉपिक में, और हर एक चीज आपको विधिवत रूप से मैंने यहाँ पे बताई भी है। तो अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है, देखिए मैंने इतनी चीज़ें आपको कराई हैं, अगर आपका डाउट रह जाता है, मैं इस मेटल और नॉन मेटल में कम से कम 3 से 4 वीडियो लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं हर एक चीज़ यहाँ पे बता के आपको चलूँगा। ये चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा। तो दोस्त, ये थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो ये जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज थी मेटल की, तो ये आपको बढ़िया से क्लियर हो चुकी होंगी। अब देखिए जो आगे आने वाले हमारे टॉपिक हैं वो है हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल की। नॉन मेटल की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है या आयनिक बॉन्ड क्या होता है। चलो मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ कोवैलेंट आयनिक बॉन्ड के बारे में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स हैं तो बोर्ड एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए थोड़ा हम आपको बीच बीच में टॉपिक अन्य भी बताते रहेंगे, क्योंकि हो सकता कोई बोर्ड में बैठने वाला बच्चा ही इस वीडियो को देख रहा हो तो उसको ही फायदा मिल जाए दोस्त। देखिए मैंने 2 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, एक होता है आयनिक बॉन्ड, ठीक। ये अभी का टॉपिक नहीं है लेकिन थोड़ा सा मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। इस आयनिक बॉन्ड में होता क्या है, यहाँ पे भैया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी यहाँ पे क्या होता है?
इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। और इस कोवैलेंट बॉन्ड में होता क्या है, इस कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है। किसकी शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है भैया, शेयरिंग होती है। यानी कोवैलेंट बॉन्ड की अगर बारे में बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, और आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करता कौन है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भैया मेटल ही करते हैं। कौन करता है, मेटल करते हैं, क्योंकि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन फालतू होते हैं। जब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन फालतू होते हैं तब मेटल्स क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, यानी किसी दूसरे को दे देते हैं। दूसरे को देने का मतलब है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो मेटल्स जो होते हैं वो हमारे आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अभी जो कोवैलेंट बॉन्ड है दोस्त, इसमें क्या होता है, शेयरिंग होता है। इसमें क्या होता है, शेयरिंग होता है। अब ये शेयरिंग मतलब किसके बीच में होगी, तो ये नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में ही शेयरिंग होती है। तो चलिए मैं एक दो एग्जांपल भी आपके सामने लेके बताता हूँ। जैसे अगर आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करें तो मैंने लिखा Na और यहाँ मैंने लिख लिया Cl। तो Na का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,8,1, यानी सोडियम की आखिरी ऑक्टेट में एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, तो मैंने यहाँ पे बना लिया। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2,8,7, यानी आखिरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। यानी आखिरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर इस 7 को अगर एक मिल जाए, अगर इस आखिरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर एक सोडियम दे दे तो इसकी क्या होगी, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। यानी किसी भी एलिमेंट की ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, तो इसके पास 7 पहले से ही मौजूद है। अगर 7 पहले से मौजूद है, अगर ये सोडियम के पास से एक ले लेगा तो इसकी ऑक्टेट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो आखिरी में क्लोरीन के पास कितने थे, 7 हैं, तो 7 मैंने यहाँ पे बना लिए। आपके सामने देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 ये बना लिया। ठीक, अब ये सोडियम क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसने ट्रांसफर किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, क्लोरीन के ऊपर 1 का कर्जा आ गया। क्लोरीन के ऊपर 1 का कर्जा आ गया। कैसे कर्जा आ गया भैया, क्योंकि क्लोरीन ने एक कर्जा ले लिया है, यानी क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लिया है। तो यही होता है भैया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। यानी आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यानी जो मेटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रहा है नॉन मेटल की तरफ, ताकि नॉन मेटल का भी काम चल जाए, यानी नॉन मेटल के भी ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम आएंगे भैया कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए अभी ये हमारा टॉपिक नहीं है, मैंने पहले ही आपको बताया कि अभी ये टॉपिक मैं करा नहीं रहा हूँ विधिवत रूप से। जब मैं इस टॉपिक पे पहुंचूंगा ना तो आपको हर एक चीज़ छोटी से लेकर बड़ी चीज़ बताएंगे, पर अभी थोड़ा यहाँ पे ऊपर ऊपर से जान लीजिएगा। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या, जैसे मान लीजिएगा मैंने Cl2 ले लिया। क्या ले लिया, Cl2। अब Cl2 लिया है, यानी इसका मतलब क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, इसका मतलब क्लोरीन। तो क्लोरीन तो भैया नॉन मेटल होता है, बिल्कुल। अब हमने यहाँ पे 2 क्लोरीन लिए हैं, तो एक क्लोरीन हम यहाँ लिखेंगे, दूसरा क्लोरीन हम यहाँ लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ से एक चीज़ समझिएगा, क्लोरीन का अगर एटॉमिक नंबर के बारे में बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2,8,7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 होगा। यानी यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई कि क्लोरीन के आखिरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन को सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स की ही ज़रूरत है। एक इलेक्ट्रॉन्स की ही ज़रूरत है। जब एक इलेक्ट्रॉन्स की ही ज़रूरत है, इस बंदे को भी एक इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, और इस बंदे को भी एक इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो एक और एक यहाँ पे हम दोनों की तरफ दर्शा लेंगे। दोनों के दोनों तरफ हम एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना लेंगे। जब एक हमने इसके पास बना लिया, अब इसके पास और कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन्स और भी बचे हैं, ये भी बना लेते हैं हम। ये भी हमने बना लिए। इसके पास टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। एक तो पहले से बना लिया तो 6 बचे, 6 और भी बना लीजिएगा आप। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इसके पास थे, इसने यहाँ पर से एक शेयरिंग करके 8 कर लिए पूरे। देखिए अब गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, यानी शेयरिंग करके इसने अपना ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया। अब ये भैया क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन क्या करेगा, ये भी शेयरिंग में उठा लेगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अब देखिए दोनों के बीच में शेयरिंग हो गई। तो मैं अभी आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में ये पढ़ाऊंगा कि सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जा सकता है, और डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जा सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड में हम 6 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर
कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, एक इलेक्ट्रॉन्स ये है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये वाला है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है भैया? सिंगल बॉन्ड बनता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम एक दो एग्जाम्पल और भी आपके सामने डिस्कस कर लेते हैं। एक दो एग्जाम्पल आपके सामने और भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्त। अब हम एक ले लेते हैं N2 यानी नाइट्रोजन ले लेते हैं N2। अब N2 है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन यहाँ बना लीजिएगा, दूसरा नाइट्रोजन यहाँ पे बना लीजिएगा। ठीक। अब नाइट्रोजन का आप सभी को मालूम है कि एटॉमिक नंबर 7 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 होगा। ठीक। अब यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि नाइट्रोजन की आखिरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको कोई 3 दे दे इलेक्ट्रॉन, इसको अगर कोई 3 दे दे तो इसकी ऑक्टेट आसानी से कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि किसी भी एलिमेंट को अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, तो नाइट्रोजन के पास 5 तो पहले से ही है। 5 + 3 यानी 8 हो जाएंगे। जब 8 हो जाएंगे तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, इतनी चीज़ आ गई समझ आपको कि नहीं आई? तो नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 3 की जरूरत है। तो इस बंदे को भी 3 की जरूरत है और इस वाले बंदे को भी 3 की जरूरत है। तो 3 हम इसके सामने सामने रख देंगे। ठीक। अब देखिएगा इसकी आखिरी सेल में थे कितने इलेक्ट्रॉन? 5 थे, तो 3 पहले से ही बना लिए, 2 जो बचे हैं वो यहाँ पे लिख लो। इसकी आखिरी वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 5 थे, तो 3 यहाँ पहले बना लिए हैं, 2 यहाँ पे बना लो। ठीक। अब इसके पास 5 है और ये 3 इससे ले लेगा। ये 3 क्या करेगा? इससे ले लेगा। देखिए इसके पास 5 थे, 5 के बाद 6, 7, 8, यानी इस वाले नाइट्रोजन का काम पूरा हो गया। अब यहाँ आइएगा, 1, 2, 3, 4, 5, इसके पास 5 है, ये यहाँ से ले लेगा इनसे 3, तो यहाँ से ये क्या हुआ भैया? शेयरिंग हो गई, यानी इस वाले बंदे के पास भी 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए। अब यहाँ से एक चीज समझिएगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, यानी कुल 6 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे शेयरिंग हुई है। जब यहाँ पे कुल 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, तो अभी मैंने बताया था ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, यानी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसी को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है? शेयरिंग हो रही है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए मैं यहीं पे अपना टॉपिक खत्म करता हूँ। जो अगला यानी पार्ट नंबर 3 रहने वाला है वो हमारा नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी से संबंधित रहने वाला है। तो आपको वीडियो में अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहना, क्योंकि आपको बहुत मजा आने वाली है दोस्त हमारे साथ जब भी आप जुड़ेंगे। तो चलिए विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। लगे रहिए अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।